हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के परिचय और इतिहास यानी इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री जानने वाले हैं। आज से हमारे जो है ये कोडिंग की क्लासेस शुरू हो रही है सभी साथियों। अगर आप जो है सूचना सहायक या कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप 11th या 12th क्लास से रिलेटेड है और वहाँ पे आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपके लिए क्लास बहुत ही जरूरी है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम जो है शुरू कर रहे हैं इसके टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए सी प्लस प्लस की हिस्ट्री के अंदर हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने की शुरुआत 1979 में हुई थी। ठीक है, जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो थी उसको बनाने के लिए जो सबसे पहला जो बेस रखा गया था या उसको बनाने की जो शुरुआत थी वो 1979 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे सामने कि सी प्लस प्लस में कुछ बदलाव करके जो है उसका एक नया वर्जन निकाला गया था जिसका नाम सी विद क्लासेस रखा गया था और ये सी का एक नया कॉन्सेप्ट था। सी विद क्लासेस के साथ और भी कई कॉन्सेप्ट को बनाकर बीजार्न स्टोस्टप ने जो है 1983 में 8 एंटी बेल लैब्स में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया था। तो ये हमारे जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं और जस्ट इसके पास मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने बेल लैब्स का भी पिक्चर यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर जो है सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज जैसी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट और उनका जो है यहाँ पर आविष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसका परिचय। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है एक ओप्स लैंग्वेज है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी प्लस प्लस में जो ओप्स है तो ओप्स के भी कई सारे कॉन्सेप्ट और उनके जो फीचर्स है। तो देखिए पहला है आपके इनहेरिटेंस, जो कि जब एक क्लास के जो गुण होते हैं वो दूसरी क्लास के अंदर जो है भेजे जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। पॉलीफॉर्मिज्म हो गया, जैसे एक ही फंक्शन के कई सारे जो हैं अलग जो है पॉलीफॉर्म बनाकर जो है उनका अलग अलग टाइप्स में यूज लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जैसे पॉलीफॉर्मिज्म में आपने शेप डिस्कस कर लिया, शेप फंक्शन बना दिया, उसके अंदर आप रेक्टेंगल बनाओ या जो भी अदर शेप बनाओ तो वो उसके अंडर आ जाएंगे, लेकिन फंक्शन वो का वो यूज हो रहा है मल्टीपल, तो वहाँ पर जो है पॉलीफॉर्मिज्म जो है सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। फिर आता है आपके एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती है उसको आपके शो करना या नहीं करना वो इसके अंदर जो है आपके डिफाइन किया जाता है। फिर एनकैप्सुलेशन, जिसमें आपके डाटा और क्लास को एक जो है स्ट्रक्चर के अंदर हम बांध के रखते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आपके सी प्लस प्लस की हैं। नेक्स्ट देखिए आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक प्रकार की मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है, देखिए लैंग्वेजेस 3 प्रकार के हैं। एक तो होता है LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है MLL, ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक होता है HLL हाई लेवल लैंग्वेज। तो C प्लस जो है वो आपके ये वाला यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज है जिसमें ये वाली भी कोडिंग की जा सकती है और ये वाली भी कोडिंग की जा सकती है, यानी कि इन दोनों की प्रोग्रामिंग का कार्य हम इसके अंदर कर सकते हैं, इसलिए C प्लस प्लस जो है एक प्रकार की मिडिल लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है C प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग होती है वो विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इन सभी के अंदर ऊपर जो है कार्य कर सकता है C प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो आप ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। अब ओप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने जो है शॉर्टली पढ़े थे, अब उसको हम जो है यहाँ पर ब्रीफली पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपके क्लास। अब क्लास क्या होता है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट उससे रिलेटेड उसका बिहेवियर, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट को डिफाइन किया जाता है। क्लास जो होती है उसके अंदर हम उस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बिहेवियर, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को वहां पर डिफाइन करते हैं। जैसे कोई एनिमल है तो उस एनिमल का जो बिहेवियर क्या होगा, उसके बॉडी के पार्ट्स और कितने जो है एनिमल्स है, उनके पार्ट्स कितने हैं, मतलब हम उनसे संबंधित सारी डिटेल्स, प्रॉपर्टी जो है वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो है एक एग्जांपल था कि हम क्लास बनाकर जो है उसके अंदर किस प्रकार से उसका बिहेवियर, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को क्लास पर क्रिएट किया जाता है। एक क्लास के बेस पर ही जो है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट के कई नाम हो सकते हैं जो उसके डाटा मेंबर से रिलेटेड होते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट का नाम निर्धारित किया जाता है तो वो उसके क्लास के नाम के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है, देखिए
इनहेरिटेंस में एक मुख्य क्लास की एट्रीब्यूट को अपने सब क्लास को इनहेरिटेंस किया जाता है। देखिए ये आपकी मेन क्लास है जिसको सुपर, पेरेंट्स और बेस, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, सुपर, पेरेंट्स और बेस क्लास के नाम से जाना जाता है आपके इनको। और जो इसके नीचे क्लास होती है, ठीक है, इसके नीचे वाली क्लास जो होती है उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को भेजते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है इसके अंदर हम इनहेरिटेंस को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम साथियों, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो, बहुरूपण इसको हिंदी में कहते हैं। वैसे पॉलीफॉर्मिज्म का अर्थ होता है एक ही फॉर्म में अनेक फॉर्म या एक ही फंक्शन के द्वारा अनेक कार्य करवाना। इसमें सेम नाम के मेंबर फंक्शन को अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। एग्जांपल में एक शेप के द्वारा देखिए, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, इन सभी शेप को ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन मेन जो होगा आपके कौन सा होगा पॉलीफॉर्मिज्म के लिए? शेप को डिक्लेयर करके। अब ये सब शेप ही तो है, तो इस प्रकार से जो है हम एक ही शेप के द्वारा इन सभी को निरूपित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है अपने पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, एब्स्ट्रैक्शन में कुछ जरूरत के हिसाब से इंपॉर्टेंट डाटा को दिखाया जाता है, यानी जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आप दिखाना चाहते हो और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस डाटा को आपको हाइड करना है, तो वहां पर हम एब्स्ट्रैक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसको दिखा दो, अननेसेसरी जो अनइंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम जो है हाइड कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट अपने इसके अंदर आता है एनकैप्सुलेशन का। तो देखिए एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन डाटा और क्लास को कंबाइन करके क्लास के अंदर रखता है। ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहलाता है। ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन के नाम से भी इसको कहा जाता है। जब एक क्लास और ऑब्जेक्ट को जो है एक कंबाइन करके जो है एक क्लास के अंदर रखा जाता है, तो वो आपके एनकैप्सुलेशन के द्वारा जाना जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स की जो है पढ़ ली है। अब देखिए रिजर्व वर्ड के बारे में जानते हैं। अब इसकी लिस्ट लाने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि रिजर्व वर्ड क्या होंगे साथियों। तो देखिए रिजर्व वर्ड का अर्थ होता है कुछ ऐसे स्पेशल जो है स्पेलिंग्स होते हैं, आप वर्ड मान सकते हैं C++ की लाइब्रेरी के अंदर जो है पहले से सेव किए होते हैं, जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है। ठीक है, जैसे वॉइड, सिन, सी आउट। जैसे सी आउट हो गए तो वो आपके जो आउटपुट होता है उसको शो करने के लिए काम आता है। जैसे आप कोई मैसेज को जो है आउटपुट स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं तो वहां पर सी आउट यूज करेंगे, तो उसका एक विशेष अर्थ है पहले से ही कि अगर हम सी आउट कहीं पर यूज कर लेंगे तो उसका अर्थ होता है कि वो वहां पर जो है उस आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर जो है शो करेगा। तो ये आपके रिजर्व वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब C++ की लाइब्रेरी में ऐसे कई सारे जो है रिजर्व वर्ड सेव है। तो उसके अंदर देखो पहला आता है अपने पास ASM। ASM जो होता है असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है। ऑटो स्टोरेज क्लास का प्रकार होता है। बूलियन, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स प्रकार की जो है वैल्यू को स्टोर किया जाता है या उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। ब्रेक, जिसमें ये लूप स्टेटमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंडीशन होता है, जहां पर हम किसी स्टेटमेंट को बीच में लूप ब्रेक करना चाहते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके आता है केस। स्विच केस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपके पास कैच। तो देखिए थ्रो से एक्सेप्शन हैंडलिंग जब करते हैं उसके दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी हम जो भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं वहां पर कैरेक्टर का प्रयोग करेंगे। क्लास, तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। कॉन्स्ट, ये प्रकार का जब हम वैल्यू को स्थिर तरीके में या कांस्टेंट प्रकार से सेव करना चाहते हैं तो वहां पर हम जो कॉन्स्ट का प्रयोग करेंगे। कॉन्स्ट कास्ट क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल को कास्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कंटिन्यू जो होता है वो लूप के लिए साथ में होता है, जब किसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू हमें यूज करना ही रहता होता है, कंटिन्यू करना ही रहता है, तब हम जो है कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके डिफॉल्ट। ये स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर होता है जब हम दी गई शर्तों को रन करते हैं। अगर वो कंडीशन के अनुसार यूजर इनपुट करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं करता तो एक डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर हम सेव कर सकते हैं, तो वो हम जो है स्विच केस स्टेटमेंट के साथ इस डिफॉल्ट को प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिस्ट को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिस्ट आती है अपने पास में इनलाइन। ठीक है, ये फंक्शन के लिए प्रयोग होती है। इंटीजर जो होती है वो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, आपको सभी को पता है। लॉन्ग जो होता है लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। म्यूटेबल जो होता है एक स्टोरेज क्लास का ये जो है प्रकार है। नेम स्पेस जो होता है वो वेरिएबल और फंक्शन तथा क्लास के लिए अलग अलग प्रकार से जो है अलग यूज किया जाता है। न्यू जो होता है वो आपके डायनेमिक मेमोरी के अंदर नई मेमोरी एलोकेट करने के लिए प्रयोग करता है। ऑपरेटर जो होता है वो ओवरलोडेड ऑपरेटर को डिक्लेयर करने के लिए। प्राइवेट जो होता है क्लास का एक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो है क्लास के जो विजिबिलिटी मोड है, जहां पर आप इनको किस प्रकार का जो है डाटा डिक्लेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। रजिस्टर जो होता है इसके अंदर एक स्टोरेज क्लास का प्रकार होता है।
और री इंटरप्रेट कास्ट जो होता है वो आपके वेरिएबल का कास्ट टाइप चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिटर्न जो होता है वो फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सॉर्ट जो होता है वो आपके सॉर्ट इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए प्रयोग होता है। साइंड जो होता है वो एक वेरिएबल मॉडिफायर के लिए प्रयोग होता है। और साइज ऑफ जो होता है वो वेरिएबल का साइज रिटर्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये लिस्ट क्लियर होती है। नेक्स्ट जो है लिस्ट उसके अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हमारे पास आता है डिलीट, जिसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए प्रयोग होता है इसका। डू का जो है आपके लूप का प्रकार है और इसको वाइल लूप के साथ प्रयोग किया जाता है, डू वाइल, आपको शायद को पता होगा। डबल जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप के लिए प्रयोग होता है। डायनेमिक कास्ट जो होता है वो पॉइंटर के लिए प्रयोग होता है। एल्स जो होता है वो इफ के साथ प्रयोग होता है। आप सभी को पता है इफ का दी कंडीशन होगा तो इफ के अंदर का कंडीशन रन होगा, अगर वो कंडीशन दी गई इफ के अंदर नहीं आती है तो एल्स को रन किया जाता है। इसी प्रकार के इनम होता है इनुमरेशन डाटा टाइप के लिए। एक्सप्लिसिट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करने के लिए होता है। एक्सपोर्ट जो होता है टेम्पलेट की डेफिनेशन को एक्सपोर्ट करता है। एक्सटेंड जो होता है स्टोरेज क्लास का एक प्रकार होता है जिसका स्कोप ग्लोबल भी होता है। फॉल्स जो होता है वो बूलियन की एक प्रकार की वैल्यू होती है। फ्लोट जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। फॉर जो होता है वो एक लूप का प्रकार होता है। फ्रेंड जो होता है वो नॉन मेंबर फंक्शन यानी प्राइवेट मेंबर में प्राइवेट डाटा में एक्सेस करने के लिए होता है। गो टू जो होता है वो किसी एक फिक्स लेवल तक पहुंचने के लिए प्रयोग होता है, गो टू का प्रयोग, ठीक है। इफ जो होता है वो एल्स के लिए प्रयोग होता है। आपको पता है अगर कंडीशन दी गई सत्य है तो वो इफ का ब्लॉक रन करेगा, तो इफ का प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। ये सही और गलत का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं साथियों, नेक्स्ट लिस्ट आती है अपने पास स्टैटिक की। तो स्टैटिक जो होता है वो एक स्टोरेज क्लास का प्रकार होता है। स्टैटिक कास्ट जो होगा वो एक टाइप कन्वर्जन होता है। स्ट्रक्ट जो होता है वो स्ट्रक्ट को डिफाइन या डिक्लेयर करने के लिए होता है। स्विच जो होता है एक प्रकार का स्टेटमेंट है, स्विच केस स्टेटमेंट बताया था आपको। इसी प्रकार से देखिए टेम्पलेट, दिस, थ्रो, ट्रू जो होता है वो बूलियन जो ट्रू और जो फॉल्स जो होता है वो आपके बूलियन की वैल्यू आपको पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। ट्राई जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। टाइप डेप जो होता है वो एलाइज नाम देने के लिए होता है। टाइप आईडी जो होता है ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन या वर्णन के लिए होता है। इसी प्रकार से देखिए टाइप नेम, यूनियन, अनसाइंड, यूजिंग, वर्चुअल, वॉइड जो होता है वो किसी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं करता है, खाली वैल्यू देता है। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है C++ की जो लाइब्रेरी होता है वहां पर। आगे समझ में आती है आप सभी को। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि C++ का प्रोग्राम किस प्रकार से लिखा जाता है या एक मेन जो ढांचा होता है वो किस प्रकार का होता है, उसे हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला अपने पास आता है iostream.h हैश इंक्लूड, ठीक है। ये यूजिंग नेम स्पेस std आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए इंटीजर मेन, इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ cout के थ्रू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको आगे हम जो है जैसे जैसे प्रोग्राम आएंगे हम बहुत ही जो है डीपली जानेंगे। अभी हाल ही में हम जो है इस स्ट्रक्चर को जो है डिस्कस करते हैं साथियों, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि ये प्रत्येक पॉइंट जो होता है वो क्या कह रहा है। तो देखिए इसके अंदर जो पहला हमने हैश यूज किया था उसको हम प्री प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये हमें बताता है कि आपके प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो है कौन सी हेडर फाइल जुड़ी जाएगी, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं। एग्जांपल लूँ तो iostream जो होता है उसके अंदर sin और cout फंक्शन आते हैं, ठीक है। और कोनेडॉट जो होता है, सॉरी फंक्शन नहीं, ये जो कीवर्ड आते हैं। और कोनेडॉट जो होता है उसके अंदर जो है गेट चेंज फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को रोके रखने के लिए भी बहुत ही काम का चीज होता है, ये कैरेक्टर्स को रोके रखता है। उसी तरीके से यूजिंग नेम स्पेस std जो होता है एक स्टैंडर्ड कमांड लाइब्रेरी होती है, प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो sin और cout को कोई स्कोप भी नहीं रहता। प्रोग्राम को बिना यूजिंग नेम स्पेस std से इस्तेमाल किया जाता है, पर cout की जगह std cout को लिखना पड़ता है, ठीक है। इंटीजर मेन जो होता है वो एक प्रकार का मेन हमने फंक्शन डिक्लेयर किया कि किस प्रकार का हम वेरिएबल चाहते हैं, इंटीजर तो वापस न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर प्रकार का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कर्ली ब्रेसेस ऑन और ऑफ के द्वारा हम किसी फंक्शन की बॉडी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और cout का प्रयोग हम जो है किसी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए करते हैं, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज को लिख सकते हैं। देखिए जिस चीज को डबल कोटेशन के बीच में लिखा जाता है तो वो तो एज इट इज वहां पे छप जाएगी स्क्रीन के ऊपर। यदि ये दोनों चीज यानी इसकी जगह डबल कोटेशन की जगह अगर हेलो वर्ल्ड लिख दिया होता तो इसके अंदर क्या सेव है वो वहां पर आउटपुट के दौरान दिखता। रिटर्न जो 0 है वो वहां पर जो है 0 मैन फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, वहां पर जो है ये जो मैन फंक्शन है उसको ये रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है इन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं साथियों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आप कंप्यूटर टीचर या
आप 11th-12th के अंदर हैं खुद, अगर आप जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी सूचना सहायक की भर्ती अभी जो आ रखी है बिजली घर में उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो और इस प्रकार के जो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% आपके सेलेक्टेड के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो साथियों आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को भी जरूर ज्वाइन करें आप, और व्हाट्सएप के लिए मतलब इन सभी का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस क्लिक कीजिए और हमारे तक पहुंच जाइए। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।